अपने बेटे का ये बात सुन कुसुम आगे कुछ न कह उसे कपड़े बदलने के लिए जाने को कह देती है तो वो जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पंछी अपने केबिन में बैठी हुई उस चॉकलेट को ही देखे जा रही थी। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो वो अपने फ़ोन को उठा देखती है। मैसेज पढ़ने के बाद पंछी एक गहरी सांस ले खुद में ही कहती है, शौर्य, कल रात का ही वक्त था जब मुझे ये एहसास होने लगा था कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए अटूट है। कल रात तुम्हारे प्यार को भी पहली बार महसूस की थी, पर तुम अब मेरे साथ नहीं हो और ना ही कभी वो रात मेरे जिंदगी में वापस आएगा। खुद में ये सब कहने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी एल्विस के केबिन का डोर नॉक करता है। तभी एल्विस का सेक्रेटरी वहां आ कहता है, सर, मिस्टर एल्विस कहीं बाहर गए हुए हैं। ये सुन बूढ़ा आदमी वहां से जाने लग जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। रात का 9 बजने वाला था। पंछी मिहिर के साथ घर जाने के लिए निकल जाती है। शाम को जब आर्यन, खुशी और दोनों बच्चों को लेने गया था उसके बाद वो वापस कंपनी ना जा घर पर ही रुक गया था। गोइंका मेंशन में खुशी हॉल में अपने चाचू चाची विवेक और अपने भाई के साथ बैठी कार्टून देख रही थी। तभी खुशी कहती है, मम्मा का बर्थडे आ रहा है। मम्मा को बर्थडे पार्टी के लिए कौन मनाएगा? खुशी के इस बात को सुन आर्यन नैना एक दूसरे को देखने लगती है। वही विवेक कहता है, मेरी गुड़िया मम्मा नहीं मानेगी, इसलिए तुम बर्थडे पार्टी भूल भी जाओ और बर्थडे का जिक्र अपनी मम्मा के पास करना भी मत। जब विवेक ये बात कहता है तो खुशी का चेहरा उदासी से भर जाता है। तभी आर्यन कहता है, विवेक कर दिया न मेरी प्रिंसेस को उदास। इतना कहने के बाद वो अपनी प्रिंसेस के पास जा उसे अपने गोद में ले उसे अपने साथ मेंशन से बाहर गार्डन के पास ले जा कहता है, बेटा उदास मत हो, मैं तुम्हारी मम्मा को मनाऊंगा। ये सुन खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, सच्ची चाचू। आर्यन अपनी प्रिंसेस के माथे को प्यार से चूम कहता है, सच्ची मुच्ची प्रिंसेस। वो खुशी से ये सब बातें किए जा रहा था। तभी कार अंदर आने लगा तो कार देख आर्यन समझ गया पंछी मिहिर आ चुके हैं। तो आर्यन खुशी को अपने साथ मेंशन के अंदर पंछी मिहिर के अंदर आने से पहले चला गया और अंदर जाने के बाद पंछी को बर्थडे पार्टी के लिए कैसे मनाना है विवेक और ऐना को बताने लगा। वो ये बात बता ही रहा था तभी पंछी मिहिर के साथ मेंशन के अंदर आ गई। फिर पंछी अपने बेटी के पास जा मुस्कुरा कर अपनी बेटी गाल को चूम ली। फिर मुस्कुरा कर कहती है, कितनी बार कही हूँ, खाना खाकर पहले सो जाया करो ताकि सुबह उठ सको, पर तुम सुनती ही नहीं हो। पंछी के डांट से भरे बातों को सुन खुशी अपना छोटा सा चेहरा रोंदू सा बना कहती है, खुशी को मम्मा के बिना नींद नहीं आता है। इतना कहने के बाद वो अपनी मम्मा के गले से लग जाती है। तभी पंछी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, ओके बच्चा, अब मैं चेंज करके आती हूँ। ये सुन खुशी दूर हो जाती है। तभी पंछी मिहिर की तरफ देखती तो चॉकलेट से भरा टोकरी मिहिर पंछी की तरफ बढ़ा देता है। तो पंछी उसे ले खुशी को देते हुए कहती है, तुम्हारे लिए किसी ने दिया है। ये सुन खुशी झट से उसे ले कहती है, इतना सारा। ये कह वो बहुत खुश हो जाती है। तभी पंछी कहती है, पर एक एक कर खाना है और अपने भाई के साथ भी शेयर करना है। ये सुन खुशी हाँ कह देती है। फिर पंछी कपड़ा चेंज करने जाने लगती है तो मिहिर भी जाने को होता है, पर आर्यन उसे रोक पंछी अपना बर्थडे मनाने के लिए मान जाए इसके लिए वो उसका साथ देने को कहता है तो मिहिर हाँ बोल देता है। मिहिर भी पंछी को खुश देखना चाहता था। वो फिर आर्यन को हाँ कहने के बाद वो भी अपने कपड़े को चेंज करने के लिए चला जाता है। कुछ वक्त के बाद पंछी मिहिर दोनों नीचे आ गए। फिर सभी रात के डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर चले गए। डाइनिंग टेबल में जा बैठने के बाद सभी साथ डिनर करने लगते हैं। तभी खुशी अपना मुंह बना कहती है, कितना बोरिंग है मम्मा, रोज रोज ऐसे रात को घर का खाना खाना फिर सो जाना। खुशी के बातों को सुन पंछी मुस्कुराते हुए अपना खाना के साथ साथ खुशी को भी खाना खिलाते हुए कहती है, तो फिर तुम्हें करना क्या है, रोज रोज ऐसे रात का डिनर नहीं करना है तो। पंछी के इस बात को सुन खुशी झट से कहती है, मम्मा सुंदर सुंदर ड्रेस बिल्कुल प्रिंसेस की तरह पहन टेस्टी टेस्टी खाना के साथ बिल्कुल प्रिंसेस जैसा एंजॉय करना है। ये सुन पंछी मुस्कुरा देती है। फिर कहती है, ठीक है मेरी प्रिंसेस, तुम प्रिंसेस बन जाना और मैं तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना ले आऊंगी। पंछी के इस बात को सुन खुशी झट से कहती है, मैं नहीं मम्मा, आप प्रिंसेस बनोगी और आपके पसंद का खाना होगा और सब कुछ। खुशी के बातों को सुन पंछी समझ गई थी खुशी ये सब क्यों बोल रही है। तभी पंछी का आवाज थोड़ा सख्त हो जाता है, ये सब कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो खुशी को जल्दी जल्दी खाना खिलाते हुए खुद भी खाना खाने लगी। बस तो खुशी अपने चाची, चाचू, मिहिर मामू और विवेक मामू की तरफ देखी तो आर्यन अपने आंखों को झपका उसे सांत्वना दिया कि उसके बात को नहीं सुनी तो वो लोग कुछ और करेगा। वहीं दूसरी तरफ बड़े से रूम के अंदर जहां सेल्फ पर शराब के महंगे से महंगे ब्रांड रखे हुए थे उसके सामने रखे चेयर पर अपने हाथ में शराब का ग्लास पकड़े उसे एलिगेंट तरीके से आदमी शराब को घुमाए जा रहा था।
तभी बूढ़ा आदमी उसके बगल के चेयर पर बैठ सामने बैठे आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, बेटा आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है आखिर? बूढ़े आदमी के बातों और सवाल को सुन सामने बैठा आदमी कहता है, डैड बस कल आखिरी दिन है मेरे पास, फिर उसे हरा कर मुझे मेरा सुकून मिल जाएगा। अपने बेटे का बात सुन बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, एल्विश बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत मेहनत किया है, तुम्हें फल तो मिलना ही था। ये आदमी एल्विश था और उसके साथ बैठा बूढ़ा आदमी उसके डैड। दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी का दिन करने हो गया था तो पंछी खुशी को अपने गोद में उठा लेकर जाने को थी। तभी खुशी अपने चाचू चाची दोनों मामू की तरफ मासूमियत से देखने लगती है। तभी अयान प्यारा सा सॉन्ग स्टार्ट कर देता है। मन भी जाओ सनम रूठ के जया ना करो, अपनी जुल्फों की तरह है अपनी जुल्फों की तरह, बदबा न करो मन भी जाओ सनम रूठ के जया ना करो, अपनी जुल्फों की तरह, अपनी जुल्फों की तरह बात बा ना करो, मन भी जाओ सनम ओए होए मन भी जाओ सना। गाना प्ले होते ही अपने फ्लटी अंदाज में वो जा पंछी के गोद से खुशी को ले उसे उतार। इस गाने पर पंछी को डांस करते हुए मनाना लगा, पर पंछी उसका हाथ छोड़ जिसके हाथ में फोन था उसे घूर कर देखी तो ऐना पंछी के ऐसे गुस्से में घूरने से सॉन्ग रोक दी। तभी पंछी कहती है, मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे, अब मुझे दोबारा कोई मानने का कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो मैं काम से कहीं बाहर चली जाऊंगी। पंछी की धमकी को सुन आगे कोई कुछ नहीं बोले। वही पंछी अपने हाथ को आगे बढ़ा खुशी से कहती है, चलना है सोने की नहीं। पंछी के इस बात को सुन खुशी झट से अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लेती है, फिर पंछी उसे अपने साथ ले जाने लगती है। पंछी तो खुशी के साथ अपने रूम सोने जा चुकी थी। वही बच्चे चारों सोफे पर जा बैठ जाते हैं और ऐना कहती है, हम लोगों को पंछी को फोर्स नहीं करना चाहिए। आप सबको पता है शौर्य के जाने के बाद पंछी अपने जिंदगी की हर एक पल को कैद कर ली है। तभी मिहिर कहता है, ऐना तो हमें मिलकर उसे इससे निकालना चाहिए, वो कब तक अपने खुशियों से दूर भागती रहेगी। ऐना पहले मुझे पंछी के विश्वास में विश्वास था कि बॉस जिंदा है और वो वापस आएंगे, पर मेरा विश्वास अब टूट चुका है। मिहिर की बातों को सुन आर्यन विवेक ऐना तीनों की आंखें नम हो जाती है। तभी आर्यन कहता है, आज भी लगता है भाई मुझे आकर डांटेंगे, और देखो ना आज जैसा वो चाहते थे मैं मैच्योर हो जाऊं जिम्मेदारी लेना सीख जाऊं, तो आज मैं वैसा बन गया हूं, पर भैया नहीं है साथ। इतना कहने के बाद आर्यन के आंखों से आंसू निकल जाता है। तभी ऐना उसके हाथ को थाम लेती है। वही विवेक कहता है, अभी हम लोगों के पास सिटी होने का टाइम नहीं है, बल्कि हम लोग को पंछी के खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे भी वो खुद को कैद कर ली है, ऑफिस का काम, खुशी का प्रोजेक्ट, घर की पूरे जिम्मेदारी को साथ ही निभाना। 5 साल पहले तक उसे कोई देख कह नहीं सकता था कि वो इतना कुछ कर सकती है, पर आज देखो आज उसे देख कोई नहीं कह सकता है कि ये वही पंछी है जिसके अंदर बचपना भरा था, जिसे कुछ करना नहीं आता था। विवेक की बातें सुन ऐना कहती है, सच कह रहे हैं विवेक भैया आप। पंछी ने खुद को सिचुएशन के हिसाब से पूरा डाल लिया है और एक अच्छी मम्मा के साथ साथ एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन भी बन गई है। सभी पंछी की बातें किए जा रही थी। वही पंछी अपने रूम में किसी तरह खुशी को कहानी पढ़ के सुना, उसे सुला दी। उसे सुलाने के बाद पंछी अपने रूम के खिड़की के पास जा आसमान की तरफ देख कहती है, कभी कभी लगता है शौर्य तुम मेरे बहुत करीब हो, पर फिर क्षण भर में मेरा ये भ्रम टूट जाता है। पर मेरा विश्वास नहीं शौर्य, मुझे पता है तुम जिंदा हो और जरूर मेरे पास आओगे, और अगर इस बार तुम आए ना तो तुम्हें मैं खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। खुद से दूर ही नहीं बल्कि अपने नजरों से भी कभी ओझल होने नहीं दूंगी। इतना कहने के बाद वो आसमान की तरफ बिना पलके झपकाए बस देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों भी सोने चले जाते हैं। विवेक मिहिर रूम में आने के बाद विवेक तो बेड पर लेट जाता है, पर मिहिर कुछ काम करने के लिए सोफे पर जा बैठ लैपटॉप खोल काम करते हुए ही खुद में कहता है, सभी से आज ये तो कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है बॉस कभी नहीं आएंगे, हम सबसे वो बहुत दूर जा चुके हैं, पर मेरा दिल ये नहीं मानता है। खुद में इतना कह वो काम करने लगता है। वही फिर विवेक जो बार बार बस इधर उधर पलटी मार रहा था, मिहिर उसे ऐसा करते हुए देख सवाल करता है, क्या हुआ विवेक तुम सो क्यों नहीं रहे हो। तभी विवेक उठकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, प्लीज आकर तुम भी सो जाओ, शायद तुम्हारे साथ सोऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगा। मिहिर कितना भी परेशान उलझा हुआ हो, पर विवेक उसके लिए उसका सुकून था और उसकी बातें उसे आराम पहुंचाती थी। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सभी सो चुके थे, पंछी भी अपनी बेटी के साथ सोई हुई थी। तभी वो सपने की दुनिया में खो चुकी थी। अंधेरे रात में जुगनू से भरे जगह पर पंछी नदी के पास बैठी हुई अकेले बहते पानी और जुगनू को देखे जा रही थी और शौर्य का नाम नींद में ही लिए जा रही थी। तभी नींद में ही वो देखती है कि शौर्य उसके पास आया है। शौर्य को देखते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगता है। तभी शौर्य उसके बहते आंसू को पोंछ उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूम लेता है।
तभी पंछी का नींद खुल जाता है और पंछी जब अपने आंखों को खोलती है तो उसे एहसास होता जैसे शौर्य सच में यहाँ आया था। वो उठकर बैठ जाती है और अपने होंठों को छूते हुए खुद में ही कहती है, क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तुम आए थे और तुमने मुझे सच में किस किया है। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को नीचे कर कहती है, पर अगर तुम सच में आते तो तुम फिर क्यों जाते। खुद में इतना कहने के बाद वो गहरी सांस भरती है और अपनी बेटी की तरफ देख उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, खुशी और मैं तुम्हारे बिन बहुत अधूरे हैं शौर्य। तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज वापस आ जाओ। खुद में इतना कहने के बाद वो फिर से लेट जाती है। वही मिहिर का नींद खुला, उसे पानी प्यास लगा था तो वो उठ अपने बोतल को लिया पर देखा उसमें पानी नहीं है। तभी वो बेड से नीचे उतर किचन जाने लगा। किचन जाने के बाद वो बोतल में जा पानी भर पानी पीने लगा। तभी उसका नज़र किसी पर पड़ा तो वो वहां जा देखने लगा। उसे देखने के बाद वो फिर अपने कमरे में चला गया। फिर ये रात धीरे धीरे बीतने लगा था। सुबह का वक्त हो चुका था। पंछी को आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने एल्विस के कंपनी में जाना था तो उसने जैसा कहा था वो अपनी बेटी को साथ लेकर आए, इसलिए वो अपनी बेटी को आज स्कूल जाने नहीं दी। फिर सभी साथ सुबह का नाश्ता किए। फिर पंछी मिहिर और पंछी की बेटी खुशी एल्विस के कंपनी जाने के लिए निकल गई। वही आर्यन को आज कुछ और मीटिंग अटेंड करना था तो अपने कंपनी चला गया। आधा रास्ता पंछी मिहिर पहुंचे ही थे कि तभी खुशी को डोमिनोज दिखा तो वो झट से कहती है, मम्मा मुझे पिज्जा खाना है। ये सुन पंछी झट से कहती है, वापस आते वक्त तुम खा लेना। ये सुन खुशी जिद करने लगी तो आखिर में मिहिर कहता है, पंछी आधा घंटा लेट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तुम खुशी को पिज्जा खिला दो, मैं मिस्टर एल्विस को मैसेज कर देता हूँ। ये सुन पंछी ठीक है कह देती है। फिर ड्राइवर कार साइड में लगा देता है तो पंछी खुशी के साथ कार से बाहर निकल डोमिनोज के अंदर चली जाती है। वही मिहिर कार के बाहर निकल कार से ही लद खड़ा हो अपने फ़ोन को निकाल एल्विस की कंपनी में वो लोग लेट आएंगे ये इन्फॉर्म कर देता है। तभी मिहिर का ध्यान एक जाने पहचाने चेहरे पर जाता है तो उसके चेहरे पर घबराहट छा जाता है। वो अपने कदम तेज कर उसके पास जाने को होता है तभी वो आदमी वहां से गायब हो जाता है तो मिहिर डोमिनोज के अंदर जा कहता है, पंछी खुशी को लेकर तुम यहाँ से निकलो। तभी खुशी कहती है, पर मामू अभी तक मेरा पिज्जा नहीं बना है। मिहिर के चेहरे पर साफ घबराहट नजर आ रहा था। पंछी समझ रही थी जरूर कोई बात है पर खुशी के सामने वो पूछ नहीं सकती थी तो वो खुशी को कुछ बोलने ही जा रही थी। तभी मिहिर कहता है, खुशी मैं तुम्हारे लिए पैक करवा कर ले आऊंगा। ये सुन खुशी मुस्कुरा दी। वही पंछी फिर अभी कोई सवाल ना कर खुशी को अपने साथ लेकर जाने लगी। दोनों के जाने के बाद मिहिर उस इंसान को हर जगह देखने लगा। वही पंछी खुशी को अपने साथ कार में ले जा बैठ गई और वहां से निकल गई। वही मिहिर उस आदमी को ढूंढने लगा था पर तभी उसे डोमिनोज के पीछे एरिया में खून नजर आता है तो मिहिर उस खून को देख जहां जहां उसे खून नजर आ रहा था उस तरफ चला जाता है। तभी मिहिर दूसरे साइड से बाहर आ देखता है एक काला कार वहां से निकल रहा है। ये देख मिहिर उस कार के पास दौड़ते हुए जाता है पर वो कार वहां से निकल चुका था तो मिहिर रुक जाता है पर उसने कार का नंबर देख लिया था। वहां पीछे के एरिया में कोई भी नहीं था। तभी वहां एक लड़की मिहिर से कहती है, सर इधर आना मना है। ये सुन मिहिर उसके तरफ देखता है फिर उससे ठीक है कह वहां से जाने लगता है। तभी जाने के दौरान जब वो जमीन को देखता है तो जमीन पर लगा पूरा ब्लड साफ था। ये देख मिहिर अपने मन में ही कहता है, कौन है जो हर बार ऐसा कर रहा है। इतना कहने के बाद वो बाहर निकल ऑटो ले वहां से निकल जाता है और ऑटो में बैठे ही 2 साल से जो हो रहा था उससे याद करने लगता है। 2 साल पहले मिहिर को आदिल का पता चला तो वो उसे जान से मारने के लिए निकल गया था पर जब वो उसके पास गया तो देखा वो पहले से ही मरा हुआ है। ऊपर से उसने एक नोट लिखा था जिसमें साफ लिखा था वो सुसाइड किया है। तभी वहां पुलिस आने लगा, शक उसके पर ना जाए इसलिए वो वहां से गायब हो जाता है। आदिल के बाद अगर कोई पंछी और उसके पूरे फैमिली के लिए कोई डेंजरस था तो वो थी मुस्कान, क्योंकि मुस्कान अपने प्यार को तो खो ही चुकी थी तो बस उसका एक ही मकसद बचा था, सब कुछ हासिल करना जो उसके दादाजी हासिल करना चाहते थे। पर तभी मिहिर को ये बात पता चला ही था पर फिर उसे पता चला मुस्कान पागल हो चुकी है और वो मेंटल हॉस्पिटल है और इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान वो मर गई। उसके बाद ऐसे ही कुछ खबरें जो उसे पंछी को या घर में किसी और मेंबर को हार्म कर सकते थे वो सब धीरे धीरे कर मारे गए पर सबका मौत एक्सीडेंट या सुसाइड या कोई बीमारी ही बताया गया। पर ऐसा हो कैसे रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। सोचते सोचते ये रास्ता पार हो जाता है और मिहिर एल्विस की कंपनी पहुंच जाता है। एल्विस की कंपनी पहुंचने के बाद वह ऑटो से बाहर निकल ऑटो वाले को पैसा दे कंपनी के अंदर जाने लगता है। कंपनी के अंदर जाने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट के पास जा अपना विजिटिंग कार्ड दिखा देता है तो लड़की उसे कॉन्फ्रेंस रूम जाने को कह देती है तो मिहिर वहां चला जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम जाने के बाद वो पंछी के पास आ बैठ सवाल करता है, डील साइन हो गया क्या। मिहिर के सवाल पर पंछी अपने चेहरे को ना में हिला देती है। उसे जब पता चलता है एल्विस अब तक आया नहीं है तो ये जान वो सोचने लगता है। तभी खुशी कहती है, मामू मेरा पिज्जा।
खुशी का ये सवाल सुन मिहिर उसके सिर पर अपने हाथ को रख प्यार से कहता है, बेटा पिज्जा कार में है, यहाँ का काम हो जाए फिर कार में जा खा लेना। ये सुन खुशी मुस्कुरा कर हाँ कह देती है। तभी कल वाली ही लड़की वहाँ आ कहती है, मिस्टर एल्विश आ चुके हैं। लड़की के बात को सुन मिहिर पंछी दोनों सीधा हो बैठ जाते हैं। तभी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पंछी के सामने वो रख कहती है, आप इसे पढ़कर साइन कर दे। ये सुन पंछी ठीक है कह देती है और उस पेपर को ले पढ़ने लगती है। तभी खुशी कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है मम्मा। ये सुन पंछी खुशी को देखी ही थी कि तभी वो लड़की कहती है, मैं आपकी बेटी को वॉशरूम ले जाती हूँ। लड़की के बात को सुन पंछी मुस्कुरा कर कहती है ठीक है। फिर वो लड़की खुशी को अपने साथ वॉशरूम ले जाने लगती है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं, पर फिर भी जैसा उसे मैसेज में लिखा गया था वो बिल्कुल वैसा ही करती है। खुशी को सबसे ऊपर के फ्लोर के प्राइवेट वॉशरूम में ले जाती है और उसे वॉशरूम करवाने के बाद अपने साथ बाहर ले आ उसे खड़ा कर कहती है, तुम यही रहना, मैं आती हूँ। लड़की के इस बात को सुन खुशी अपने चेहरे को हाँ में हिला देती है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पंछी उस पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर पेपर पर अपना साइन कर देती है। उसके साइन करने के बाद मिहिर को भी उस पेपर पर साइन करना था तो वो भी अपना साइन कर देता है। फिर दोनों ही लड़की का खुशी के साथ आने का इंतजार करने लगते हैं। करीबन 15 मिनट बीत जाता है पर अब तक वो लड़की खुशी को लेकर नहीं आती है तो पंछी को बेचैनी महसूस होने लगता है। वो बेचैन होते हुए झट से खड़ी हो जाती है। उसके साथ ही मिहिर भी खड़ा हो जाता है और दोनों खुशी को देखने के लिए जाने को होते हैं। तभी खुशी उस लड़की के साथ आते हुए दिखती है और साथ ही मिहिर पंछी को खुशी के हाथ में बड़ा सा टेडी बियर नजर आता है। जब खुशी पंछी मिहिर के पास आ जाती है तो टेडी बियर को देख पंछी सवाल करती है, ये टेडी बियर किसने दिया तुम्हें? पंछी के सवाल पर खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, पता नहीं, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा पर उन्होंने कहा वो मिस्टर एल्विश है और ये टेडी बियर मेरे लिए है। ये सुन पंछी लड़की की तरफ देख कहती है, मिस्टर एल्विस इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? तभी लड़की मुस्कुरा कर जवाब दी, मिस्टर एल्विस को बच्चे बहुत पसंद है, यहाँ तक कि वो तो अपने प्रॉफिट का 40% अनाथ आश्रम में डोनेट भी करते हैं। उसके बाद वो सभी गरीब बच्चों को एक वेल सेटल लाइफ देने का भी पूरा कोशिश करते हैं। एल्विस इतना नेक इंसान है, ये जान पंछी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर एल्विस बहुत अच्छे इंसान हैं, काश मैं उनसे मिल पाती। ये सुन लड़की बस मुस्कुरा दी। फिर अपने हाथ में पकड़े एक बॉक्स को पंछी की तरफ बढ़ा कहती है, और ये मिस्टर एल्विस ने आपके लिए दिया है। जब वो आपका डिटेल देखे तो उन्हें पता चला कल आपका बर्थडे है तो उनकी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। ये सुन पंछी झट से कहती है, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ, सॉरी। पंछी के इस बात को सुन वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, ओके मैम। वही अपने केबिन में लेदर चेयर पर बैठा एल्विश स्क्रीन पर पंछी को गिफ्ट लेने से मना करता देख खुद में कहता है, आज नहीं तो कल तुम ये गिफ्ट लोगी जरूर पंछी। खुद में इतना कहने के बाद बस उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पंछी खुशी को लेकर मिहिर के साथ जाने लगती है। कुछ ही वक्त में सभी कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। तभी मिहिर कहता है, पंछी तुम खुशी के साथ निकलो, मुझे कहीं और जाना है। मिहिर के इस बात को सुन पंछी उसे सवाल से भरे नज़र से देखती है तो मिहिर उसके सवाल से भरे नज़र को देख पंछी को कहता है, पंछी मुझे कुछ काम है, मैं वो काम खत्म कर आता हूँ। ये सुन पंछी बस ठीक है कह देती है। फिर कार के अंदर जा खुशी के साथ बैठ जाती है। फिर दोनों के जाने के बाद मिहिर वापस कंपनी के अंदर चला जाता है। वही कार के अंदर पंछी बैठे अपनी बेटी को पिज्जा खिलाते हुए सोचे जा रही थी, आखिर मिहिर भैया को हुआ क्या है। पहले डोमिनोज के अंदर आ उसे जाने को कह देता है, फिर अभी खुद रुक उन दोनों को जाने का बोल दिया। सोचते सोचते ये रास्ता पार होने लगा और कुछ ही वक्त में वो मेंशन पहुंच जाती है। मेंशन पहुंचने के बाद जैसे ही कार रुकता है पंछी कार से बाहर निकल अपनी बेटी को भी कार से बाहर निकाल उसके साथ मेंशन के अंदर चल जाती है। ऐसे ही आज का वक्त धीरे धीरे बीतने लगता है। रात का 9 बज चुका था। कंपनी से आर्यन वापस आ गया पर मिहिर अब तक वापस नहीं आया था तो पंछी चिंता से भरे आवाज में कहती है, विवेक भैया आपने मिहिर भैया से बात किया है? पंछी का ये सवाल सुन विवेक झट से कहता है, मिहिर ने तो मुझे कॉल नहीं किया है और ना ही मैं, क्योंकि मुझे लगा था वो कंपनी में है तो रात तक आ जाएगा। ये सुन पंछी अपने फ़ोन में मिहिर का नाम निकाल कॉल की ही थी कि तभी सबको मिहिर के फ़ोन का आवाज़ सुनने को मिलता है तो सभी उस तरफ देखते हैं। मिहिर अंदर ही आ रहा था। जब उसका फ़ोन बजा तो वो अपने फ़ोन को निकाल पंछी का कॉल आता देखा तो रिसीव ना कर कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद वो सभी के पास आ जाता है तो पंछी मिहिर से सवाल करती है, भैया आप कहाँ? इससे आगे वो अपने सवाल को पूरा कर पाती इससे पहले ही मिहिर कहता है, पंछी बाद में, अभी मुझे बहुत भूख लगा है।
पंछी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि मिहिर उसे बताना नहीं चाहता है, इसलिए वो भूख का बहाना बना रहा है। ये सुन पंछी अपने सवाल को पूरा ना कर कहती है, ठीक है, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाए। ये सुन मिहिर हाँ कहने के बाद फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ ही वक्त के बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और मिहिर का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मिहिर फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग रूम में जा विवेक के बगल वाले चेयर पर जा बैठ जाता है। मिहिर के आने के बाद सर्वेंट खाना लगाने लगती है। सभी का खाना लग जाता है तो सभी एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जब तक खुशी पंछी से कुछ जिद कर रही होती है तब तक मिहिर सोने के लिए निकल जाता है। तो पंछी अपनी बेटी से फ्री होती है तो अपने चारों तरफ देखती है, सब थे मिहिर को छोड़कर। तो पंछी अपने मन में ही कहती है, कल तो मैं आपसे पूछकर रहूंगी भैया। इतना कहने के बाद वो भी खुशी को ले सोने चली जाती है। वही बाकी के लोग भी सोने चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ बड़े से मेंशन के अंदर अपने चेहरे पर मास्क लगाए एल्विश अपने मेंशन के अंदर जा रहा था। तभी बूढ़ा आदमी जो सोफे पर बैठा था वो अपने बेटे एल्विश को आता देख जब उसके कपड़े को देखा तो चिंता से भरे आवाज में कहता है, ये क्या है बेटा। तभी एल्विश अपने कपड़े को देख कहता है, डैड आपको पता है। ओके, मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। ये सुन उसके डैड ठीक है कह देते हैं। वही दूसरी तरफ पंछी अपने रूम में खुशी को सुलाने के बाद बस टाइम देख रही थी और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था पंछी को शौर्य का याद वैसे वैसे ही सताने लगा था। 2 घंटा पार हो चुका था, रात के 11:30 हो रहे थे। पंछी टाइम देख अपने बर्थडे के दिन शुरू होने से पहले हर रात जहां जाती है आज भी वहीं जाने के लिए पंछी निकलने से पहले अपनी बेटी के ऊपर अच्छे से चादर ढक अपने रूम से बाहर निकल रूम का दरवाजा बंद कर देती है। फिर हॉल जा कार का चाबी लेने के बाद मेंशन से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर निकल जाती है। 12 बजने में 10 मिनट बाकी होता है और पंछी उस जगह पर पहुंच उसके अंदर जा उसी जुगनू से भरे झील के पास जा बैठ जाती है और पानी को देखते हुए कहती है, शौर्य मेरा बर्थडे सबसे पहले तुम विश करो, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे और तुम्हारे साथ ना रहने पर भी मैं हर साल यहाँ आती हूँ ताकि तुम मुझे फिर सबसे पहले विश करो, पर तुम आते ही नहीं हो। इतना कहने के बाद उसके आंखों से आंसू आने लगता है और वो रोते हुए ही कहती है, मुझे हर साल इस जगह पर ऐसा महसूस होता है जैसे तुम यहाँ मौजूद हो मेरे पास, पर फिर यह एहसास होता है कि तुम होते तो पास आते। खुद से बातें करते हुए 10 मिनट भी पार हो जाता है पर पंछी का रोना बंद नहीं होता है। तभी उसे विसिल का आवाज सुनाई देता है, वही विसिल जो शौर्य बजाया करता था। वो झट से खड़ी हो अपने आंसू को पोंछ अपने चारों तरफ देखते हुए शौर्य का नाम लेते हुए ही उस विसिल की तरफ जाने लगती है, पर विसिल का आवाज बंद हो जाता है और उसे शौर्य कहीं भी नजर नहीं आता है। तो वो खुद में ही कहती है, ये मेरा भ्रम नहीं है, ये शौर्य का विसिल का ही आवाज है। खुद में इतना कहने के बाद पंछी जोर से चिल्लाती है, शौर्य तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पता है तुम यही हो, प्लीज मेरे सामने आओ। वो इतना कही ही थी कि तभी उसे कोई नजर आता है तो पंछी उसे देख शौर्य नाम बोल उसके पास जाने लगती है। फिर उसके पास जा अपने हाथ को बढ़ा उसके कंधे पर रखती है तो एक शख्स पीछे मुड़ता है। जैसे ही वो मुड़ता है उसके आंखों के सामने वो एक अनजान चेहरे को देख अपने कदम पीछे करने लगती है और अपने गुस्से से भरे आवाज में कहती है, कौन हो तुम, कहाँ गया मेरा शौर्य। पंछी के सवाल पर वो आदमी झट से कहता है, कौन शौर्य। तभी पंछी उससे सवाल करती है, वो विसिल तुमने बजाया था। आदमी के चेहरे का रिएक्शन ही बता रहा था उसे पंछी का कोई बात समझ नहीं आ रहा है। उसके चेहरे का रिएक्शन देख पंछी समझ गई थी विसिल बजाने वाला ये नहीं है तो उसका शौर्य ही होगा। तो वो शौर्य को ढूंढने जाने लगती है। तभी वो आदमी कहता है, मैडम बहुत रात हो गया है, ऐसे इस जंगल में रात के वक्त घूमना नहीं चाहिए। वो आदमी एक फॉरेस्ट पुलिस था। जब पंछी उसका एक बात सुने बिना ही भागने लगती है तो वो पुलिस भी उसके पीछे जाने लगता है। भागते हुए पंछी डेंजरस जोन की तरफ चली जाती है तो फॉरेस्ट पुलिस उस जगह जाने से पहले ही अपने कदम रोक कहता है, ये लड़की कहाँ चली गई है, ये एरिया जंगली जानवर और नक्सलियों का है। वो इतना कहा ही था फिर वो भी हिम्मत कर उस तरफ जाने लगता है। वही पंछी भागते भागते एक खंडर से विला के पास आ जाती है तो वो उस विला के अंदर जाने को होती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ उसके मुंह पर अपने हाथ को रख अपने साथ ले जाने लगता है और उसे उस डेंजरस जोन से बाहर ला खुद से दूर करता है। तो पंछी मुड़ उस आदमी को उसके साथ ऐसा करने के लिए सुनाने वाली होती है पर तभी उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो रोते हुए ही कहती है, शौर्य तुम सच में मेरे सामने हो या ये मेरे आंखों का धोखा है। पंछी ये सवाल उससे कर रही होती है। वही पुलिस ऑफिसर को वो लड़की कहीं नहीं मिली तो वो राउंड लगा जाने को होता है। किसी के आने का आवाज सुन पंछी का हाथ पकड़ वो उसे पेड़ के पीछे कर कहता है, क्या तुम्हें कोई शक है कि मैं नहीं हूँ। शौर्य का चेहरा आवाज सुन पंछी अपने चेहरे को ना में हिला बस उसके बाहों में चली जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है।
पंछी के ऐसे रोने से शौर्य के दिल में उसे दर्द होने लगता है। तभी पंछी शौर्य से दूर हो कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी शौर्य उसके होंठों पर अपने हाथ को रख उसके करीब जा अपने धीमे आवाज में कहता है, कुछ मत कहो, यहाँ कोई है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है ताकि उसे मैं मिल सकूं। ये सुन पंछी हैरान थी। शौर्य ने आज सोच लिया था वो पंछी के पास आ जाएगा, इसलिए ही वो विसिल बजाया था ताकि पंछी उसके पास आए, पर जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि कोई है यहाँ तो वो वहां से गायब हो, बस पंछी के साथ साए की तरह था ताकि पंछी को कोई हार्म ना कर सके। शौर्य फिर उसे शांति से उस जंगल से बाहर ले जाने लगा, फिर उस जंगल से बाहर दूसरे तरफ से ले जा जिस कार से शौर्य आया था पंछी को उस कार में ले जा, वहां से निकल गया। तभी पंछी शौर्य की तरफ बस अपने अलग अलग भाव से देखने लगी। तभी शौर्य कहता है, मुझे पता है लिटिल थिंग, बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे पास। मैं कहाँ था, क्यों नहीं आया तुम्हारे पास, और आज आया हूँ तो ये सब क्या है। पंछी कार चलाते शौर्य के पास जा उसकी गोद में जा बैठ बस अपने चेहरे को उसके सीने में लगा फुट फुट कर रोने लगती है। तभी शौर्य कार कहीं सेफ जगह पर जा रोक देता है और पंछी के बालों को प्यार से सहलाने लगता है। तभी पंछी रोते हुए ही सवाल करती है, बोलो शौर्य कहाँ थे, तुम क्यों वापस नहीं आए। तुम्हें पता भी है हमारी 5 साल की बेटी है और वो तुम्हारे बिना 5 साल अकेले रही है। अपने सवाल को करने के बाद पंछी उससे दूर हो अपने आंसू से भरे नजरों से नाराजगी से भरी आवाज में शौर्य को देखते हुए आगे कहती है, कुछ बोलो शौर्य, जवाब दो मेरे सवालों का। पंछी के बातों को सुन शौर्य पंछी के चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे से आंसू पोंछ कहता है, हाँ मुझे पता है हमारी बेटी है जिसका नाम खुशी है, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। शौर्य की बातों को सुन उसके हाथ को अपने चेहरे से झटक उसके छाती पर मारते हुए ही आगे कहती जाती है, तो फिर क्यों तुम नहीं आए, क्यों मुझे और मेरी बेटी को अकेले छोड़ दिए, बोलो बोलो बोलो। पंछी किसी जिद्दी बच्चे की तरह किए जा रही थी और उसके सीने पर मारे जा रही थी। तभी शौर्य उसके दोनों हाथ को पकड़ अपने से सटा उसके होंठों को प्यार से चूमने लगता है और जब तक पंछी शांत नहीं हो जाती है शौर्य उसके होंठों को चूमता ही रहता है। फिर शौर्य को पंछी के शांत होने का एहसास होता है तो वो उसे चूमना बंद कर देता है, फिर उसे अपने बाहों में भर कहता है, पंछी उस बॉम्ब ब्लास्ट में मैं बहुत जख्मी हो गया था और मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, किस हाल में था, बस जब होश आया तो 6 महीना पार हो चुका था। शौर्य के इस बात को सुन पंछी हैरान थी। वो झट से शौर्य से दूर हो शौर्य को देखने लगती है, फिर सवाल करती है, 6 महीने तक तुम बेहोश थे पर तुम्हें लेकर कौन गया था, और अगर तुम्हें 6 महीने बाद होश आ गया था तो तुम आए क्यों नहीं वापस। पंछी फिर सवाल पर सवाल करने लगी तो शौर्य उसके होंठों पर अपने एक उंगली को रख उसे चुप करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ पर तुम अब मेरे बात को खत्म किए बिना कुछ नहीं बोलोगी। ये सुन पंछी अपने चेहरे को हाँ में हिला दी तो फिर शौर्य अपने उंगली को उसके होंठों से हटा अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख कहता है, मैं ठीक तो हो गया था पर मेरा बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, तभी डैड ने मुझे संभाला। डैड। ये सुन पंछी उसे हैरानी से देखी पर शौर्य ने उसे सवाल करने से मना किया था इसलिए वो शांत ही रही। वही शौर्य उसके सवाल को उसके आंखों को देख ही समझ गया था तो वो आगे कहता है, जिन्होंने मेरी जान बचाई थी उनका अपना कोई बेटा बेटी नहीं है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे पर एक एक्सीडेंट में वो और उनका बच्चा मारा गया। उसके बाद उन्होंने कभी किसी और से शादी नहीं किया था, तो जब मैं उन्हें मिला तो वो मुझे अपने बेटे की तरह मानने लगे तो मैं भी उन्हें डैड कहने लगा। ये सुन पंछी समझ गई और वो आगे जानने के लिए बस शौर्य को देखे जा रही थी तो शौर्य उसे आगे बताना जारी रखा। उन दिनों उनका बिजनेस डाउन चलने लगा था, मैं उठ नहीं सकता था, कुछ नहीं कर पा रहा था और मुझे उन लोगों को भी खत्म करना था जिसके वजह से मैं उस हालत में पहुंचा था और तुमसे दूर हुआ था। तो इन सब कामों में वो मेरा हेल्प करने लगे और सब काम करने के लिए पैसा और लोग भी चाहिए होता है, तो मैं उनके बिजनेस को वापस से ट्रैक में लाने लगा और खुद को ठीक करने में लग गया। करीबन 6 से 7 महीना लगा खुद को ठीक और डैड के बिजनेस को सही ट्रैक पर लाने में। उसके बाद मैं एक पल के लिए सोचा तुम्हारे पास जाऊं पर डैड ने मुझसे कहा सभी मुझे मरा हुआ समझते हैं तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं उन सबको खत्म करने में। ऐसे में किसी को पता भी नहीं चलेगा ये सब कर कौन रहा है। तो मुझे उनका ये आइडिया सही लगा क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तुम्हारे पास आता हूं तो दुश्मनों को खत्म करना मुश्किल हो जाएगा और तुम बार बार मुसीबत में आ सकती हो, और अब तो हमारी बेटी भी थी इसलिए मैं और रिस्क नहीं ले सकता था। फिर मैं एक एक कर अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया पर पंछी में हमेशा तुम्हारे पास था साए की तरह। इतना कहने के बाद शौर्य पंछी के चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से कहता है, तुम्हें कोई हार्म ना पहुंचा सके इसलिए 24 घंटे अपनी नज़र तुम पर, अपनी बेटी पर और अपने पूरे परिवार पर भी रखता था ताकि किसी को कुछ ना हो। शौर्य की बातों को सुन पंछी उसके सीने से जा लग कहती है, तुमने कितना कुछ सहा है शौर्य, कहीं ना कहीं ये सारा मुसीबत मेरे कारण ही आया है।
ना मेरे पास वो बॉक्स होता और ना सब उस बॉक्स को पाने के लिए मेरे जान के पीछे पड़े होते, और ना ही कभी मैं आदिल से मिली होती, और न ही उसे मुझसे कभी प्यार होता, और ना ही वो तुम्हें खत्म करने के लिए वो बॉम्ब लगाता। अभी तक जो कुछ हुआ है उसका इल्जाम खुद पर लगाता। सुन शौर्य उसे अपने बाहों में कस के पकड़ कहता है, ऐसा कुछ नहीं है लिटिल थिंग। मेरे भी कई दुश्मन थे जो मुझे मारना चाहते हैं और इसके लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आज हुआ। शौर्य के इस बात को सुन पंछी सवाल करती है, ये लोग कौन थे शौर्य? पंछी के सवाल को सुन शौर्य एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, पंछी जब तुम्हें मैं छोड़कर गया था तब मेरा दुश्मनी गोवा के माफिया से हो गया था। मेरे मरने का पता चल वो कोलकाता पर अपना खौफ पैदा करना चाहता था, पर मैं अभी ये होने नहीं दे रहा था, तो उसे शक हो गया या तो मैं जिंदा हूँ या फिर ये काम मिहिर कर रहा है। तो वो लोग तुम पर और मिहिर पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही राजनाथ का असिस्टेंट भी उसके साथ मिला हुआ है। जब तुम डोमिनोज में रुकी थी वो तुम्हें मारने गया था, पर मिहिर ने उसे देख लिया। ये जान पंछी झट से कहती है, इसलिए मिहिर भैया इतने परेशान थे। वैसे आपको कैसे पता? अपने बात को कहने के बाद थोड़ा रुक सवाल की तो शौर्य कहता है, मैं वही था और मुझे नहीं पता था मैं जब उस असिस्टेंट को अपने साथ ले जाऊंगा तो मिहिर को समझ आ जाएगा मैं जिंदा हूँ। ये बात सुन पंछी कहती है, इसलिए मिहिर भैया इतने अजीब बिहेव कर रहे थे, ऊपर से एल्विस की कंपनी में भी वो बहुत शांत थे, ऊपर से मुझे खुशी को भेज कहीं चले गए थे। क्या वो तुमसे मिल चुके हैं? अपने बात को कहने के बाद पंछी सवाल की तो शौर्य उसके माथे को चूम अपने बाहों में भर कहता है, हाँ। पर कहाँ कैसे मिला? शौर्य ने कुछ नहीं बताया। वही पंछी कहने लगी, तुम्हें पता है शौर्य, मिस्टर एल्विश की कंपनी जब मैं गई थी ना, मुझे वही परफ्यूम का स्मेल आया जो तुम हमेशा इस्तेमाल करते हो, और तुम्हें पता है उसने मुझे वो सारे चॉकलेट दिए जो मुझे पसंद है, ऊपर से आज वो मुझे गिफ्ट भी दिए थे, पर मैं नहीं ली क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुमसे गिफ्ट ले सकती हूँ। पर अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। ये सुन शौर्य झट से कहता है, कहो। तभी पंछी कहती है, मैं जब भी मिस्टर एल्विश की कंपनी जाती थी मुझे लगता था तुम वहाँ हो, और मिस्टर एल्विश भी मुझे तुम्हारी याद दिलाते थे। ये सुन शौर्य सवाल करता है, ओह उससे मिल तुम्हें मेरा याद आता था, तो क्या मिस्टर एल्विश मुझसे ज़्यादा स्मार्ट दिखता है क्या? ये सुन पंछी मुस्कुराते हुए उससे दूर हो कहती है, मैंने उसे देखा ही नहीं है, बस उसका एटीट्यूड तुम्हारे जैसा लगा और तुम जैसा कोई देख ही नहीं सकता है। पंछी के बातों को सुन शौर्य के होंठों पर मुस्कान छा गया। तभी पंछी का फोन बजने लगा तो पंछी अपने फोन स्क्रीन पर देखी, आर्यन का कॉल आता देख पंछी कहती है, ओह सीट आज बहुत लेट हो गया। आर्यन को मेरा टेंशन हो रहा होगा। वैसे हम साथ चलते हैं, सभी का टेंशन दूर भी हो जाएगा और सब तुम्हें देख बहुत खुश भी हो जाएंगे। तभी शौर्य कहता है, नहीं लिटिल थिंग, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और तुम सबको जाकर बोलो तुम बर्थडे पार्टी करना चाहती हूँ और फिर उस पार्टी में मैं आऊँगा। ये सुन पंछी का मुस्कान और बड़ा हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए शौर्य को गले से लगाने को होती, पर तभी शौर्य कहता है, कॉल उठा लो नहीं तो आर्यन तुम्हें ढूंढने निकल जाएगा, वैसे भी अब वो बहुत बड़ा और मैच्योर के साथ साथ तुम्हारा बहुत टेंशन लेने लगा है। ये सुन पंछी मुस्कुरा कर हाँ कहती है, फिर कॉल उठा स्पीकर पर कर लेती है। तभी आर्यन कहता है, कहाँ हो भाभी तुम? अब तक नहीं आए हो और कितनी बार कहा हूँ तुम्हें जाना होता है तो मुझे लेकर जाया करो। तभी पंछी झट से कहती है, आर्यन मैं ठीक हूँ और बस घर ही आ रही हूँ। वैसे सब सोए हुए हैं ना? पंछी के सवाल को सुन आर्यन झट से कह देता है, नहीं कोई नहीं सोया है घर के शैतान को छोड़कर। आर्यन के बातों को सुन पंछी झट से कहती है, आर्यन तुम मेरे बेटे को शैतान नहीं बोल सकते हो। पंछी का डांटने का लेक्चर शुरू होता इससे पहले ही आर्यन उसके बात को काट कहता है, ओके 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 नहीं बोल रहा, तुम जल्दी आओ, खुशी भी बार बार मम्मा मम्मा किए जा रही है। ये सुन पंछी हाँ कहती है, फिर कॉल कट कर देती है। फिर शीट पर जा बैठने को थी पर उसे अपने बाहों से ना जाने देते हुए कहते हैं, यही बैठो रहो लिटिल थिंग। ये सुन पंछी मुस्कुरा कर हाँ कह देती है, फिर उसकी गोद में ही बैठे रहती है। शौर्य फिर वैसे ही कार स्टार्ट कर देता है। कुछ वक्त के बाद मेंशन आ चुका था। मेंशन आते ही शौर्य कार रोक देता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर जाने से पहले पंछी शौर्य के होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूम लेती है, फिर कहती है, तुम्हारे बिना ये 5 साल काट ली हूँ पर अब एक और पल तुम्हारे बिना काटना गवारा नहीं है। काश जल्दी आज का पूरा दिन पार हो जाए और तुम मेरे पास आ जाओ। पंछी के बातों को सुन शौर्य एक बार फिर उसके बातों को सुन उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। फिर पंछी मुस्कुराते हुए कार से बाहर निकल जाती है और जब तक मेंशन के अंदर नहीं चली जाती है तब तक शौर्य उसे देखता रहता है। फिर जैसे ही वो मेंशन के अंदर चली गई शौर्य कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। वही पंछी जब अंदर आए तो सभी पहले उसे बहुत डांटे, मिहिर को छोड़कर।
मिहिर को बहुत अच्छे से पता था पंछी को इतना लेट क्यों हुआ होगा। वही फिर सभी उसे बर्थडे विश कर दी। उसके बाद सभी अपने कमरे में जा रहे थे, पर तभी पंछी कहती है, मैं बर्थडे पार्टी करना चाहती हूँ। पंछी का ये बात सुन सभी हैरान थे। वही आर्यन सवाल करता है, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? ये सुन पंछी झट से कहती है, हाँ बाबा ठीक है, और अगर तुम लोग को बर्थडे नहीं सेलिब्रेशन करना तो ठीक है, मत करो। तभी खुशी झट से कहती है, ऐसा कौन बोला, हम करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। अपनी बच्ची खुशी का ये बात सुन उसे पंछी अपने गोद में ले लेती है। फिर आर्यन, ऐना, विवेक तीनों को यही लगता है शायद खुशी के लिए वो ऐसा कर रही हो, तो सभी खुश हो जाते हैं। फिर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे फिर ये रात बीतने लगता है। वही शौर्य भी मेंशन पहुंच जाता है तो उसके डैड कहते हैं, मिलाए पंछी से। अपने डैड को अब तक जगह देख शौर्य उनके पास जा कहता है, हाँ डैड। तभी वो कहते हैं, तुमने उसे बताया कि एल्विश तुम हो? ये सवाल सुन शौर्य अपने चेहरे को नाम है हिला कहता है, नहीं डैड, मैं उसे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसे फिर ऐसा लगेगा कि उसके प्रोजेक्ट की वजह से नहीं बल्कि मैं था इसलिए उसके प्रोजेक्ट को हाँ कर दिया हूँ। जबकि ऐसा नहीं है, उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सच में कमाल का है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था ये मेरी पंछी ने बनाया है। ये सुन बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा सिचुएशन के बदलने से बहुत कुछ आ जाता है। अपने डैड के इस बात पर शौर्य एग्री करता था। दोनों फिर साथ कुछ देर तक बातें किए फिर सोने चले गए। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। पंछी का जैसे ही नींद खुला और वो उठकर बैठी तो खुशी अपनी मम्मा के गले से लग कहती है, हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल। ये सुन पंछी मुस्कुराते हुए कहती है, खुशी ये क्या था? तभी खुशी दूर हो कहती है, ये चाचू ने कहा ऐसे कहने को। ये सुन पंछी मुस्कुरा दी फिर उसके गालों को प्यार से चूम कहती है, थैंक यू बच्चा। फिर पंछी नहाने चली गई तो खुशी जो आज सुबह सुबह उठ गई थी बस अपनी मम्मा के बर्थडे की वजह से वो भागते हुए नीचे चली गई। जब वो नीचे गई तो वहाँ पूरा परिवार पहले से ही जागा हुआ था और सब मिलकर फिर पंछी के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन का बात करने लगे। तभी ऐना कहती है, मैं पंछी को बाहर ले जाती हूँ शॉपिंग के लिए। तो मिहिर कहता है, नहीं उसे कंपनी जाने दो, उसके लिए ड्रेस भी वही भेजवा देना। ये आइडिया भी सभी को ठीक लगा क्योंकि पंछी को ऐना लेकर भी जाएगी तो दिन भर बाहर नहीं रख सकती है और पता नहीं तब तक तैयारियां खत्म हो या ना हो। सभी ये सब बातें कर रहे थे तभी पंछी भी नीचे आ गई तो वो सभी को एक साथ और खुशी को आर्यन के गोद में देखी तो मुस्कुरा कर कहती है, अगर हो गया हो प्लानिंग करने तो साथ पूजा कर ले। पंछी का आवाज सुन सभी डिवाइड हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं, हाँ। फिर सभी पूजा के लिए जाते हैं। कुछ ही वक्त में पूजा खत्म होता है तो सभी फिर नाश्ता के लिए जाने लगते हैं। तभी मिहिर पंछी को रोक कहता है, बॉस तुम्हें ये देने बोले हैं। इतना कहने के बाद एक कार्ड मिहिर उसके तरफ बढ़ा देता है तो पंछी कार्ड को देख कहती है, होटल रूम। तभी मिहिर मुस्कुरा कर कहता है, सबके साथ रहो, उससे पहले कुछ वक्त बॉस के साथ बिता लो। ये सुन पंछी के चेहरे पर मुस्कान साथ ही शर्म दोनों छा जाता है, पर अपने मुस्कान और शर्म को छिपाते हुए कहती है, आपको सब पता चल गया था फिर भी मुझे नहीं बताए, इसका हिसाब मैं आपसे बाद में लूंगी भैया। पंछी के बात को सुन मिहिर मुस्कुरा कर कहता है, ले लेना, अभी जल्दी से नाश्ता कर जाओ, बॉस बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुन पंछी अपने सिर को हाँ मैं हिला देती है। तभी आर्यन कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, चलो नाश्ता करें। आर्यन के बातों को सुन पंछी और मिहिर फिर डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं और सभी के साथ नाश्ता करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शौर्य होटल रूम को बिल्कुल हनीमून नाइट की तरह बहुत ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत रोमांटिक तरीके से सजवाया था और फिर पंछी के आने का इंतजार बेसब्री से किए जा रहा था। कुछ वक्त बीत गया, पंछी और बाकियों का नाश्ता खत्म हो गया था तो फिर पंछी शौर्य के पास जाने के लिए निकल गई। वो मेंशन से बाहर जा अपने कार को खुद ड्राइव कर जाने लगी थी। कुछ ही वक्त के बाद वो उसी होटल में पहुंच गई जहां शौर्य ने उसे मिहिर के जरिए आने को कहा था। फिर वो अपने कार को पार्किंग एरिया में लगा, अपने कार से बाहर निकल होटल के अंदर जा कार दिखाई तो उसे वो उस रूम का चाबी दे दिए तो फिर पंछी उस रूम की तरफ जाने लग जाती है। कुछ ही वक्त में वो उस रूम के पास पहुंच गई। फिर वो रूम का दरवाजा खोल जैसे ही अंदर गई उसे पूरा रूम अंधेरा दिखा और रूम में बस कैंडल जला हुआ नजर आया। साथ ही रूम को फूलों और बलून से डेकोरेट किया गया था। पंछी रूम के अंदर जाते हुए रूम को बंद कर शौर्य का नाम पुकारी, शौर्य शौर्य, पर शौर्य ना उसे रूम में दिखा और ना ही शौर्य का आवाज आ रहा था। तभी पीछे से शौर्य उसके करीब जा उसे अपने बाहों में भर कहता है, तुम्हारे साथ है दिल का साहिल, तुम्हारा प्यार है दिल की मंजिल, तुम रहो मेरी हर खुशी में शामिल, तुम मिल जाओ तो इस दिल को और नहीं कुछ करना हासिल। शौर्य का शायरी सुन पंछी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। तभी शौर्य उसे दूर हो उसके हाथ को पकड़ उसे बेड पर बैठा देता है और सामने की टेबल पर
रखे वाइन को उठा ग्लास में पंछी के लिए धार पंछी के पास जा बढ़ा देता है तो पंछी झट से कहती है, मैं पीती नहीं हूँ शौर्य। पंछी के बातों को सुन शौर्य मुस्कुरा कर कहता है, तुमसे ज्यादा तुम्हें मैं जानता हूँ। इतना कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ उसके हाथ में ग्लास देते हुए कहता है, जान ये फ्रूट जूस है। मैं तुम्हें वाइन के नशे में नहीं, आज तुम्हें अपने नशे में डूबाना चाहता हूँ। शौर्य का बात सुन पंछी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो उस जूस को पीने लगती है। तभी शौर्य कुछ दूरी जा एक गिटार अपने हाथ में ले चेयर को अपने पैर से घिसियाते हुए पंछी के करीब जा रख उसके अपोजिट साइड बैठ वो पंछी को देखते हुए अपने हाथ में उस गिटार को सेट कर पंछी के आंखों में देखते हुए गाना गाने लगता है। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे, फलक कदमों पे झुके, हंसी लम्हात वह दे दे। शौर्य के गाने में पंछी बिल्कुल डूब सी गई थी, वही शौर्य भी पंछी के आंखों में डूब हुए गाने को गाए जा रहा था। तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वह दे दे, तेरे बिना जीना पड़े, वह पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, इश्क की दास्ता जुड़ा है मेरी, तू ही दोनों जहां बखुदा है मेरी। गाने के इस लाइन तक पंछी का जूस पीना खत्म हो गया था तो शौर्य गिटार को साइड रख बस गाते हुए ही पंछी के पास जा उसके हाथ को पकड़ उसे खड़ा कर उसके बेहद करीब हो उसके साथ सालसा डांस कर रहा था। यार मेरे सिर्फ तेरी तिश्नगी, लब पे मेरे फलक कदमों पे झुके हंसी लम्हात वह दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात वह दे दे, तेरे बिना जीना पड़े, वह पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे, इश्क की दास्ता जुड़ा है मेरी। धीरे धीरे ये गाना गाना शौर्य का खत्म हो गया। फिर उसके गर्दन को चूमते हुए वो उसके कान के पास जा कहता है, हैप्पी बर्थडे लिटिल थिंग। इतना कहने के बाद अपने जेब से डायमंड पेंडेंट निकाल उसके गले में पहनाते हुए कहता है, ये पेंडेंट अपने गले से तब तक मत उतरना जब तक मैं तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहना देता हूँ। ये सुन पंछी के होंठों पर मुस्कान के साथ साथ उसकी आंखें नम भी हो चुकी थी। वो शौर्य को गले से लगा लेती है। तभी शौर्य कहता है, लिटिल थिंग आज रोना अलाउ नहीं है। इतना कह उसे खुद से दूर कर उसके बहते आंसू को पोंछ उसे अपने गोद में उठा बेड के पास ले जा उसे बेड पर रख उसके करीब जाने लगता है और फिर उसके होंठों के करीब जा कहता है, इस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं आज तुम्हारे हर हिस्से को महसूस करना चाहता हूँ। तभी पंछी भी कुछ कहने के लिए अपने होंठों को खोली ही थी कि तभी शौर्य उसके होंठों को चूमने लगता है तो पंछी की आंखें बंद हो जाती है और वो भी शौर्य के प्यार में बिल्कुल खो जाती है और बस उसके किस को महसूस करते हुए उसके कंधे पर अपने हाथ को रख देती है और शौर्य भी बस उसके कोमल होंठों को चूमते हुए अपने हाथ उसके जिस्म में जैसे ही फेरता है पंछी उसे किस करना बंद कर कहती है, क्या आपको बेबी चाहिए? पंछी के सवाल को सुन शौर्य उसके आंखों में देख कहता है, नहीं, पहले खुशी को वो प्यार दे दूं जिसकी वो हकदार है, उसके बाद ताकि जो मैं खुशी में मिस किया हूं उसे मैं पूरा कर सकूं।